दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है IOCL लिमिटेड यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका आप लाइफ लॉन्ग चार्ट देखिए। इस हफ्ते इसने अपने लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट किया है जो कि इसने 2017-18 में लगाया था। उसका इसने आज पहली बार ब्रेकआउट किया है और इस हफ्ते ये उसका ब्रेकआउट करके ग्रीन में बंद हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी दोस्तों इसके चार्ट के वापस हम एनालिसिस करेंगे। पहले चल के इसके फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी का नाम है। इंट्राडे में इसका प्राइस 163 रुपए था और ये इंट्राडे में लगभग 8.7% से भी ज्यादा तेज था। इसकी टोटल मार्केट कैप वैल्यू 2,30,000 करोड़ का है और इसका जो स्टॉक पी है वो 4.91 का है जो कि बहुत ही कम है। इसका ROCE 8%, ROE 7.7%। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 167 रुपए का इसने हाई लगाया जो कि आज ही लगाया था, लेकिन ये क्लोज 163 रुपए पे दिया और इसका जो लो है पिछले एक साल का वो 75 रुपीज का है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी एक महारत्ना कंपनी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। मोस्टली ये कंपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने में काम करती है। आपको इसके पेट्रोल पंप हर जगह दिख जाएंगे और ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम मार्केटिंग सेक्टर में इसका पूरे इंडिया में लीडरशिप है। जैसा कि आप कंपनी के चार्ट पर भी देख पा रहे हैं, इसने जो 2017-18 के पास हाई लगाया था उसका इसने ब्रेकआउट किया है। बाकी चार्ट की चर्चा आगे हम करेंगे। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो डिविडेंड। इसका डिविडेंड पे आउट जो है वो 46% का है। मोस्टली सरकारी कंपनियों को लोग डिविडेंड के लिए ही प्रीफर करते हैं और ये कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, IOCL, BPCL, HPCL, MRPL, CPCL, अंधार ऑयल रिफाइनरी, ये सारे के सारे इसके पीयर कंपटीटर्स हैं। बात अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 1,01,835 करोड़ का था। वही दिसंबर 2021 में 1,65,000 करोड़ का हुआ। दिसंबर 2022 में 2,05,000 करोड़ का हुआ और दिसंबर 2023 में 1,99,000 करोड़ का हुआ। बाकी अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 4,000 करोड़ का प्रॉफिट था वही दिसंबर 2021 में 6,261 करोड़ का हुआ। दिसंबर 2022 में 890 करोड़ का हुआ जो कि ये सोचने वाली बात है, लेकिन दिसंबर 2023 में इसने वापस से टैकल कर लिया और 9,225 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। बाकी इसके साल दर साल प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ वो मार्च 2012 में 4,08,000 करोड़ का था, मार्च 2016 में 3,46,000 करोड़ हुआ, मार्च 2020 में 4,83,000 करोड़ हुआ और इस समय करंटली 7,81,000 करोड़ है। और इसके अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 4,265 करोड़ का होता था वही मार्च 2016 में 12,413 करोड़ का था। मार्च 2020 में इसमें निगेटिव देखा गया, लेकिन इस समय करंटली इसमें 48,514 करोड़ का प्रॉफिट देखा जा रहा है जो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। इस स्टॉक के अगर CAGR की बात करें तो पिछले 10 साल में 15%, 5 सालों में 12%, 3 सालों में 34% और पिछले एक साल में 108%। यानी कि ये कंपनी डिविडेंड के साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी लोगों को प्रॉफिट दे रहा है। इसके बैलेंस शीट की बात करें तो इस कंपनी पे जहां 8,000 करोड़ का बोरोइंग था मार्च 2012 में, 2016 तक इसमें 58,000 करोड़ का हो गया, 2020 तक इसमें 1,29,000 करोड़ का उधार हो गया और इस समय करंट में 1,15,418 करोड़ का है। यानी कि और इसके अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो वो 2,19,827 करोड़ का है मार्च 2012 में, जो आगे बढ़कर 2,31,715 का हुआ। मार्च 2020 तक इसमें 3,29,962 करोड़ के एसेट थे। सितंबर 2023 में 4,57,623 करोड़ का एसेट है। यानी कि कंपनी के पास बोरोइंग से ज्यादा एसेट्स हैं तो उसमें डरने की कोई दिक्कत नहीं है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51% है मार्च 2021 में, वही दिसंबर 2021 में भी 51.50 था, दिसंबर 2022 में भी सेम रहा और दिसंबर 2023 में भी सेम है। यानी कि प्रमोटर्स इसमें अपनी होल्डिंग न बढ़ा रहे हैं न घटा रहे हैं। FIIs की बात करें तो जहां 5% की होल्डिंग थी वहीं बढ़ाकर उन्होंने 8.5% से भी ज्यादा कर दिया। DIIs यानी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो मार्च 2021 में जहां लगभग 13% का था वहीं इन्होंने घटाकर 9.5% का रखा है। और सोचने वाली बात है कि जहां गवर्नमेंट 0.11% पर था उसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 19.60% कर लिया है। यानी कि सबसे ज्यादा हिस्सा तो गवर्नमेंट ने खरीदा है और गवर्नमेंट ने खरीदा भी तो किससे? पब्लिक से। पब्लिक जहां पर 29% थी वो इस समय केवल 10% रह गई है। यानी कि इस कंपनी को सारे बड़े लोग ही चला रहे हैं। अगर इसके फोरेंसिक एनालिसिस की बात करें तो रेवेन्यू भी इसका ठीक ठाक है, ROE भी काफी अच्छा है, इसका वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है, वर्किंग कैपिटल भी टाइम पे आ जाता है, रिटेल होल्डिंग भी ठीक ठाक है, शेयर प्राइस प्लेज भी नहीं है, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी काफी अच्छी है। थोड़ा सा चिंता की विषय है कैपेक्स वर्सेस ROCE में और कंपनी के डेप्ट को लेकर। बाकी एविएशन फ्यूल में इसका 61.30% का मार्केट शेयर है। यानी कि जितने भी जहाज चलते हैं 60% फ्यूल वो इंडियन ऑयल से ही लेते हैं। क्रूड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क में इसका 33% का है। क्रूड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क बाय लेंथ में इसका 51% का है और बाय मार्केट कैपेसिटी इसका 33% का हिस्सा है। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो पेट्रोकेमिकल्स है उसका 74% प्रोडक्ट पॉलीमर्स MEG DEG TEG में है, बाकी का 9% PTA एंड 8% लैब में है और 46% प्रोडक्ट ये हाई स्पीड डीजल बनाता है, मोटर स्पीड 20%, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG 12.9% और एविएशन टरबाइन फ्यूल 5.2%। इसके सेगमेंट का ब्रेकअप करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स 92% और पेट्रोकेमिकल्स में 3.2% का हिस्सा है। और इसका जो सारा का सारा बिजनेस है मोस्टली 94% इंडिया से ही है, बाकी का जो है 5.3% वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो दोस्तों वापस से इसके चार्ट की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो चार्ट है इसने लाइफ टाइम में अपना ब्रेकआउट दिया है और अब ये अपने लाइफ टाइम पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस लेवल को ये सस्टेन करता है तो जितना ये ब्रेकआउट के पहले डाउन था उतना ही ऊपर जाने की इसमें संभावना भी है। तो अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है और यहाँ से वापस ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो कहीं 240 के आसपास हिट करेगा। लेकिन अगर ये 140 के नीचे आ जाता है तो इसमें समय के साथ स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, यहाँ पर तुरंत आपको निकल जाना है। बाकी कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार खुद से जरूर जांचिएगा और अगर जरूरत पड़े तो अपने एडवाइजर की राय भी जरूर लीजिएगा।